इस YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे और बात करने वाले हैं सेकेंडरी एनुअल एग्ज़ामिनेशन या कह सकते हैं क्लास 10वीं का जो है उस बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले है। तो इस वीडियो में सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न या आप कह सकते हैं कि वैसा प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे कि हम लोग इसमें सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन है जर्मन के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क, क्या है बिस्मार्क, कहाँ के चांसलर थे। तो ठीक है, तो कहाँ के चांसलर थे, तो ऑप्शन दिया हुआ ऑस्ट्रिया, बर्लिन, परसा या मनक्यून। तो देखिए ये चांसलर कहाँ के थे, परसा के थे, कहाँ के, परसा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बरदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब साइमन कमीशन भारत क्यों आया, तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो देखिए साइमन कमीशन भारत जो है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। और साइमन कमीशन जो है, इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, ठीक है। इसी कारण से साइमन कमीशन का विरोध भी हुआ था, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया उसी का जवाब हम लोग इसमें लगाते हैं। तो इसमें दिया भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, ठीक है, किसके लिए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया गया है, आगे दिया गया है, कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्गों से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो एशिया और यूरोप का जो है व्यापार किस स्थल मार्ग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जमीन से चल के वाले मार्ग है। तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा, तो स्थल मार्ग रेशम मार्ग, उस मार्ग को क्या कहा जाता था, रेशम मार्ग कहा जाता था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिया हुआ है डॉन ऑफ द सेंचुरी, कोई मूवी का बात नहीं हम कर रहे हैं यहाँ पे, डॉन ऑफ द सेंचुरी, ठीक है। डॉन ऑफ द सेंचुरी जो है एक चित्र है, चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो इस चित्र में किसका, मतलब महिमा मंडन कहने का माने किसका फोटो, ठीक है, किस बारे में बताया गया है, ठीक है, किसके चीज़ के बारे में, तो राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र या औद्योगिकरण या संगीत। तो देखो डॉन ऑफ द सेंचुरी में औद्योगिकीकरण के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पिनिंग जेनिंग मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो स्पिनिंग जेनिंग मशीन में कताई, ठीक है, कताई की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा वृद्धि की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिया गया कहता है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। तो भारत में ये प्रश्न इजी है, और भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था, तो वो लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब गेली क्या है, एक वर्ड है गेली, ठीक है। अब गेली क्या है, तो गेली जो होता है वो एक धातुई फ्रेम में, क्या है, धातुई फ्रेम है, ठीक है, ये प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करता है। तो धातुई फ्रेम है, जो धातुई फ्रेम, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन, अधि सरकार, क्या बोला, अधि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, हाँ जी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कम जूमिंग करते हैं, सत्ता का बंटवारा रहता है, तो उस सत्ता को क्या, या उस सत्ता विवरण कहा जाता है, जो मतलब इस खाली स्थान में भरना, उस सत्ता को क्या कहते हैं हम लोग, तो उस सत्ता को हम लोग कहते हैं कि जो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों के द्वारा जो सत्ता का बंटवारा किया जाता है उसको हम लोग बेसिकली जो है क्षैतिज वितरण कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ठीक है। चलिए सभी भारतीय संघ में इस समय कितने
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसमें ए में दिया, बी में दिया गया है। ठीक है, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। ठीक है, और संघीय क्षेत्र का कंट्रोल किसके हाथों में होता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासनों के हाथों में होता है ना। तो चलिए, जैसे दिल्ली भी इसी के अंडर में आता था। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आगे दिया गया है, थोड़ा सा और जूम कर ले। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? ठीक है, अस्पृश्यता का माने छुआछूत को समाप्त किया गया। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 17। कौन करता है? अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है। बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो बामसेफ निम्न में से दलित या कह सकते हैं सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। चलिए, अब इसमें से दिया गया नहीं, तो यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों का संगठन ही मानिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता जो है वो चुनाव आयोग देता है। कौन? चुनाव आयोग, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो देता है। चलिए आगे दिया हुआ, लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो ये कमेंट करना है आप लोगों को। आप लोग को देखते हैं कितना आप लोग पढ़े लिखे हैं या कितना आप लोग का परीक्षा में तैयारी है। ये तो वीडियो से ही आप लोग तो आंसर कमेंट करते ही गए होंगे, लेकिन ये प्रश्न आप सभी को लिए हम स्पेशली छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप सभी फटाफट कमेंट जरूर करेंगे। चलिए हम लोग चलते सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर, और क्यों हम आपको कहते हैं कि वैसा ही प्रश्न आप लोगों को हम बता रहे हैं, फेक फाक प्रश्न नहीं बता रहे हैं। तो आइए आपको हम इसका साक्ष्य के साथ बताते हैं। देखिए 2009 में ये प्रश्न को पूछा गया, 10 में, 14 में, 19 में और 19 में पूछा गया। ठीक है, 19 में पूछा गया है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न यही ऐसा भी प्रश्न रिपीटेड है। इस चैप्टर से देखिएगा तो एक और क्वेश्चन है जो, और ये 2 प्रश्न ही है जो बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को बोले कि ये वैसा ही प्रश्न हम आपको बताएंगे जो परीक्षा में पूछा जाएगा। इसीलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा, और उन्हें भी सब्सक्राइब, शेयर और प्यारा कमेंट करने के लिए कहिएगा। तो देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे होंगे, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर बटे हुए क्यों थे? तो पृथक निर्वाचक के सवाल पर बटे हुए क्यों थे? तो इसलिए बटे हुए थे, ठीक है, भारतीय राजनीतिक नेता भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों से आते थे और उसका प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे कि पहला है चंद्रशेखर आज़ाद। अभी वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद दलितों की राजनीति करता है। ठीक है, असदुद्दीन अवैसी जो है वो मुसलमानों की राजनीति करता है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वो हिंदुओं की राजनीति करता है ना। तो ये इस प्रकार से राजनीति है। तो वही यहाँ पे कहता है कि क्यों पृथक्करण बटे हुए थे, वही कहता है कि राजनीतिक नेता भारतीय समाज के भिन्न अंगों वर्गों से आते थे, समुदाय से आते थे और उसका प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों का नेतृत्व करते थे। इसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना भारत में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, आगे दिया कि ये नेतागण विशेष राजनीतिक अधिकारों और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर अपने अनुयायियों का जीवन स्तर उठाना चाहता था। और ये राजनीतिक जो नेता थे वो क्या था कि अधिकार मांग कर, विशेष राजनीतिक अधिकार मांग कर अपने अनुयायियों को उनके फॉलोवर्स को, ठीक है, अपने फॉलोवर्स को ऊपर उठाना चाहते थे, अपने कौमी लोगों को ऊपर उठाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी विशेषकर गांधी का मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ठीक है, आगे तो गांधी जी का मानना था कि अगर इस तरीके से अगर बंटवारा किया जाए, इस तरीके से लोगों को अलग अलग अधिकार दिया जाए, विशेष अधिकार दिया जाए, या फिर सब कुछ अपने अपने अनुयायियों के लिए किया जाएगा, तो ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत का एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
आगे देखिए, आगे प्रश्न जो बता रहे हैं ये भी वीवीआई है। क्यों है आप शायद से यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे आप जरूर देखिएगा। पहाड़ियों क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए, मृदा अपरदन समझते हैं, मिट्टी का कटना, एक जगह से दूसरे जगह मिट्टी का बह के चले जाना, ठीक है, मृदा अपरदन, ठीक है। तो उसको मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो पहला है कि देखो इस प्रकार से निम्न उपाय आप लोग सुझा सकते हैं। पहला है पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती कर खेत बनाकर भू संरक्षण कर सकते हैं, तो सीढ़ीनुमा खेती करके पहला। दूसरा है वृक्षारोपण, और देखिए दूसरा ऑप्शन है हर जगह से जहाँ से भी मृदा अपरदन हो रहा है उस जगह पे वृक्ष का रोपना, पेड़ पौधों का लगाना बहुत ज़रूरी है, और पेड़ पौधों का कटाव कम करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो वृक्षों द्वारा भूमि के कटाव को रोका जा सकता है और वृक्षों को नहीं काटेंगे हम लोग। तीसरा बांध बनाकर अन्न अवनालिका अपरदनों को रोका जा सकता है। चौथा पौधों की रक्षा, अभी आपको बताया कि पेड़ पौधा का रक्षा करके मृदा अपरदन किया जा सकता है। पशुओं द्वारा अति चराई को नियंत्रण कर भू संरक्षण किया जाता है, मतलब पेड़ पौधा को जानवरों के द्वारा या पशुओं के द्वारा नहीं चराया जाए, ठीक है। कांटेदार झाड़ियों लगाकर युगाकर बालू के डिब्बे को स्थिर कर आदि द्वारा आप इस प्रकार से बहुत सारा मृदा अपरदन आप लोग पहाड़ी क्षेत्रों में लिख सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कहता है बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। तो बहुउद्देशीय परियोजना, देखिए ये भी प्रश्न वीवीआई क्यों है, आप लोग यहाँ पे देखिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य एवं लाभ। पहला, जल भंडारण में सहायता मिलती है। बहुउद्देशीय परियोजना में क्या, जल का भंडारण, जल का जमा करने में सहायता मिलती है, ठीक है। चलिए दूसरा दिया गया है कि बाढ़ रोकने में सहायता मिलती है, और बहुउद्देशीय परियोजना से क्या होगा कि बाढ़ को रोकने में सहायता मिलता है। जल विद्युत उत्पादन होता है, मतलब देखिए बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं, एक बड़ा सा डैम बना देना, पानी को एक जगह पे रोक देना, ठीक है, उसी को आप समझिए। नहरों द्वारा नौका परिवहन में सहायता मिलती है। मत्स्य पालन में फायदा होता है ना। इस क्षेत्र में जैसे कि कोडरमा का डैम है, अब देखिए वहाँ पे ये सब कार्य मिलता है। इसकी हानियाँ क्या है, ये लाभ था, अब हानियाँ क्या है इसकी, तो नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ता है। अब नदी का जो प्राकृतिक बहाव था उसमें क्या है, बाधा पड़ जाएगा, रुक जाएगा। बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है, और बाढ़ के मैदान में जलाशय अगर बना दिया जाएगा तो वहाँ की जितने भी पेड़ पौधा वनस्पति ये सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उपजाऊ जमीन मिट जाएगी, उपजाऊ जमीन बंद हो जाएगी। बांध के कारण बहुत सारे आजीविका बहुत लोगों की छीन जाएगी। बांध के कारण काफ़ी मात्रा में वहाँ तक छठ जमा हो जाएगा और स्वयं ही बाढ़ के कारणों बन सकते हैं। और अगर मतलब कि इस प्रकार से ये सब हानियाँ हैं, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट करें। तो देखिए पहला रीजन है कि सत्ता की साझेदारी के लिए टकराव कम होगा अगर सत्ता की साझेदारी होगा। अभी वर्तमान सरकार में देखिए, अभी थोड़ा सा आगे समझाते हैं, थोड़ा सा जो लिखा हुआ उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद वर्तमान सरकार के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सत्ता की साझेदारी जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग समझते हैं, बहुसंख्यकीय समुदायों की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है और चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। देखो ये क्या है, टकराव जो सत्ता की साझेदारी है ये क्यों आवश्यक है। तो देखो सबसे पहले अभी वर्तमान सरकार के बारे में हम बात किए हुए थे, तो वर्तमान सरकार में आप जब देखेंगे तो 3 मुख्य पार्टियां अलायंस करके अभी वर्तमान सरकार चल रहा है केंद्र में। भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी है ना, जेडीयू नीतीश कुमार है ना, और एक और पार्टियां जो तेलुगु पार्टी है ना, तो ये तीनों मिलकर चल रहा है। इससे पहले वाले सरकार में जो 2000 आप कह सकते हैं 19 की सरकार थी, उसमें क्या था, तो 2019 की सरकार में आप देखे होंगे कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत ऑलरेडी था। कोई भी पार्टियां इधर उधर छटकने से कोई नुकसान उसको नहीं हो रहा था, तो ऑलरेडी था, तो बहुमत ऑलरेडी था, तो वो जो भी डिसीजन लेना चाहेगा वो ले लेगा।
अगर चाहेगा कि नहीं ये हटा दें, वो कर दें, इसे कर दें, उसे कर दें, तो ये तो उस समय तत्काल में एक बहुसंख्यक लोगों को मज़ा आता है, लेकिन आगे चल के क्या होगा कि टकराव का माहौल, हिंसा का माहौल बन सकता है। जो आप देखे होंगे 2019 वाली सरकार, 19 से जो 24 के बीच की सरकार थी, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे हिंसा हुई, बहुत सारे टकराव हुए, है ना, किसानों से टकराव हुए, तो ये रीज़न था। और अभी बंटवारा जब अभी सत्ता जब इस तरह से हो गया है, तो क्या होता है कि सभी पार्टियों को बैलेंस करके चल रही है। जैसे कि अभी का वर्तमान बजट में बिहार सरकार को बहुत सारे मदद दिया गया, है ना, तो इसलिए दिया गया क्योंकि अगर उसको बिहार सरकार को अगर नहीं फंड करता तो हो सकता है कि उस वहाँ की जो पार्टियां हैं जेडीयू, वो अपना तोड़ सकता है वहाँ से। इसीलिए यहाँ पे हम आप लोगों को कह रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरी होता है एक लोकतांत्रिक क्षेत्र के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लोकतंत्र का आत्मा भी आप कहते हैं, सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, इसके बीच सत्ता को बांटा जाए, ये लोग इसी ढरे से रहें। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूहों का शासन व्यवस्था से जुड़े रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कहता है कि बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो बैंक का आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो बैंक अपने यहाँ जमा राशि पर जो ब्याज देता है उससे अधिक ब्याज दिए गए ऋण पर लेता है। क्या बोला, बैंक जो जमा राशि दी, अगर सपोज मान लीजिए बैंक आपको 10,000 रुपया दिया, तो 10,000 ही नहीं लेगा, क्या लेगा वो, आपका कुछ आपसे कुछ ब्याज लेगा। तो कर्ज देने से कर्ज से लिए गए ब्याज तथा जमाकर्ताओं के दिए गए ब्याज में अंतर बैंक की आय प्रमुख स्रोत होता है, और यहीं से उसको पैसा मिलता है। कर्ज से मिला, आप जैसे कि अभी आप पैसे सरकार कंपनी बैंक से निकाल रहे हैं, और आप डिपॉजिट विड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ से भी सरकार को बैंक को पैसा मिलता है। जैसे कि आप कभी कहे होंगे कि मेरा पैसा इतना कट गया, उतना कट गया, ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए। दिया गया है कि 3 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें। तो 3 एग्जाम्पल दीजिए। तो 3 एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, पहला है कि कई बार दुकानदारों तथा व्यापारियों द्वारा गलत तोल, अधिक कीमत वसूलना, कालाबाजारी करना तथा गुणवत्ता का माल नहीं बेच जाता है। दूसरा, कंपनियों ने अपने उत्पादन को माता के दूध से बेहतर बताया है और वर्षों तक विश्व भर में बेचा है, परंतु वर्षों के अंत में संघर्ष के पश्चात उनकी स्वीकार करना पड़ा कि उनका दावा गलत था। सिगरेट कंपनियों को भी मनवाने के लिए सिगरेट से कैंसर होता है काफ़ी समय लगा, ठीक है। तो ये सब था उपभोक्ता जागरूकता की ज़रूरत, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। आप लोग देखते हैं कि इस वीडियो को कितना ज़्यादा प्यार देते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नया दिन नया वीडियो लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।